हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल ब्यूटी बायोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग डेली बेसिस पर क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का करते हैं सुपड़ा साफ विथ एनसीईआरटी डायग्राम एंड विथ माय हैंड रिटन नोट्स। तो आपको चाहिए ही क्या? तो अगेन चलो। पराग कोश में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये एंड फर्स्ट ये, इसको बोलते हैं द्विपालित। जो पराग कोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पाली में जो होते हैं ना, दो थीका प्रेजेंट होती है। इसको थीका बोलते हैं। बट इस थीका में क्या पाया जाता है? बीजाणु जन ऊतक पाए जाते हैं जो पराग कणों का निर्माण कराते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। इसमें लघु बीजाणु होती है और जो इसको धारण करता है उसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो ये एक योजी होता है जो इसको क्या करता है? कवर करके, यानी कि दोनों को पकड़ के रखता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया टेपिडम, दिस इज टेपिडम, ओके। और इसके आप त्वचा का रखो, ये अंतस त्वचा है, ये अंतस्थीसिया में बीजाणु ऊतक है और ये टेपिडम है, ठीक है। ये टेपिडम का स्ट्रक्चर है। जब नीट में आता है क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन आता है नीट में कि ये कौन सा त्वचा है, तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि बाह्य त्वचा है, बट नहीं, ये अंतस त्वचा है। देखो, बिकॉज ये टेपिडम का पार्ट को बाहर निकाला गया है ना, तो है तो ये अंतस त्वचा। और ये क्या? अंतस्थीसिया में ये मध्य परत होता है, आई मीन ये। और ये लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, दैट इज टेपिडम, ठीक है। और ये भी देखो आप, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका? परागकोश का। आप देखो यहाँ पे योजी है, ओके। और ये है क्या? पाली है ये, और ये भी एक पाली है। और एक पाली में कितने होती हैं? दो लघु बीजाणुधानी होती है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में क्या होती है? परागकण पाए जाते हैं। ये देखो, ये परिपक्व हो रहे हैं परागकण ना, तो ये क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, ओके। सो दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स, यू कैन सी। ये बहुत ही अच्छा नहीं है, बट मैं बार बार कहती हूँ आपको कि आप मेरे शॉर्ट नोट्स के, आई मीन मेरे नोट्स के क्वालिटी नहीं क्वान्टिटी बस देखा करो, बिकॉज ये उतना तो अच्छा नहीं है मेरा नोट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कि ये योजी होता है जो उसको पकड़ के रखता है, दो पाली में डिवाइड होता है ये, ओके। और ये क्या होता है? ये लघु बीजाणुधानी है, ये चारों, ठीक है। देख सकते हो लघु बीजाणुधानी है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है? लघु बीजाणु होते हैं, ये क्या करते हैं? परागकण का निर्माण कराते हैं। अब परिपक्व अवस्था में इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी और इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक है। और ये क्या? टेपिडम होता है। ये क्या? आंतरिक परत है, ठीक है ना। जो मैंने बताया आपको, तीनों त्वचा जो बाहर की तरफ है, बाह्य त्वचा, अंतस त्वचा और मध्य त्वचा, ये तीनों क्या करते हैं? खुद से सोच के बताओ। कुछ भी बाहरी होता है तो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वो। तो ये भी क्या करता है? सुरक्षा देता है एंड स्फुटन में हेल्प करता है। ये दो याद रखो अब, सुरक्षा देता है पहला, और दूसरा स्फुटन में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? अब देखो, ये गोलाकार होता है, ये गोलाकार है ना। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? गोलाकार होता है। और चार लघु बीजाणुधानी होते हैं इसमें। एक परागकोश में कितने होते हैं? 1 2 3 4, चार होते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है। और चतुष्कोणीय होता है, वैसे होते चतुष्कोणीय तो होगा ही। और पाली कितने होती हैं? 2, 1 एंड 2। एंड द्विकोष्ठकीय होता है, ठीक है। द्विकोष्ठी द्विपालित एक ही होता है। थीका कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4, ये 4 थीका है, ठीक है। और एक लोब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका होता है। बीजाणु जन ऊतक क्या होती है? 2n होता है। जो ये ऊतक दिख रहा है ना आपको, इसमें जो ये है, इसमें बोलते हैं बीजाणु जन ऊतक होता है। इसमें ये क्या होता है? 2n होता है, ठीक है, 2n होता है। और कौन सा कट होता है? अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल होता है। ये जो होता है ना, परागकोश को काट के दिखाया जा रहा है। कौन सा कट है? अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। और इसमें परत कितनी होती है? 4। पहला बाह्य त्वचा, अंतस त्वचा, मध्य त्वचा एंड टेपिडम। टेपिडम की आंतरिक परत होती है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो सी हियर टेपिडम। बात करें हम लोग भी टेपिडम के बारे में, ठीक है। तो टेपिडम क्या है? जैसे कि मैंने बताया आपको, टेपिडम क्या है? एक आंतरिक परत है टेपिडम, ठीक है। टेपिडम क्या है? टेपिडम इज आंतरिक परत। और क्या? इसमें केंद्रक तो होते ही हैं, लेकिन कितने केंद्रक होते हैं? एकल केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रक होता है। देखो, पहले तो आपको पता है टेपिडम क्या करता है? पोषण देता है। किसको? परागकण को। परागकण को क्या करता है? पोषण देता है ये। देखो, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? यू कैन सी हियर, ये क्या है?
लघु विचारोधानी है, लघु विचारोधानी है ये। और लघु विचारोधानी में क्या होता है, लघु विचारू होते हैं। क्या होते हैं, लघु विचारू में पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जो स्टेपिटम होता है उसको क्या करता है, सहारा देता है, पोषण देता है इसको। किसको, परागकणों को क्या करने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं वो, और वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये बहुकेंद्रकीय होता है। सघन चित्रबिन गाढ़ा होता है चित्रबिन इसका, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ज़्यादा इसमें फूड मटेरियल होगा, तो ज़्यादा ये टेपिडम उसको प्रोवाइड कराएगा लघु विचारोधानी को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन प्रोब्यूस्टिक काय का बना होता है। क्या, स्पोरोपोलिन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन प्रोब्यूस्टिक काय का बना होता है। बस इतना याद रखो, बाकी मैं आगे बताऊंगी स्पोरोपोलिन के बारे में। टेपिटम में नहीं होता है, ये परागकण में होता है। ठीक है, परागकीट यानी कि पॉलन कीट क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जो पॉलन कीट होता है क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है ये। और किसकी वजह से चिपचिपा होता है, ये कैलोस एंजाइम की वजह से। कैलोस एंजाइम जो होता है ना, ये परागकण को आपस में क्या करता है, पकड़ के रखा रहता है। 4 परागकण बनते हैं एक ही बार में, तो इनको पकड़ के रखता है कौन, कैलोस एंजाइम। ठीक है, अभी बात करें लघु विचारोजनन की। तो मैंने बताया आपको कि जो लघु विचारोधानी होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, लघु विचारोधानी बोलते हैं। लेकिन जब परिपक्व हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, परागपुटी बोलते हैं। और लघु विचारू को क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। लघु विचारू से क्या बनता है, परागकण बनता है। मैंने इस टॉपिक को कितनी बार अभी इसी वीडियो में बता दिया। ठीक है, आई होप कि एकदम ये क्लियर ही होगा। सो यू कैन सी हियर, बीजाणु जन्म तक कैसे बनता है परागकण, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, मैंने बताया आपको कि क्या होता है, 2n होते हैं ना, क्या होते हैं, ये 2n होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2n होते हैं। और पराग मातृकोशिका, इसको पराग मातृकोशिका भी बोलते हैं और लघु विचारू मातृकोशिका भी बोलते हैं। MMC या फिर PMC, पराग मातृकोशिका या फिर लघु विचारू मातृकोशिका। ठीक है, ये क्या करता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन करता है। कौन, पराग मातृकोशिका क्या करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन करता है। पहले मियोसिस फर्स्ट करता है, तो 4 अगुणित बनते हैं, लघु विचारू का निर्माण हो जाता है। अगुणित लघु विचारू का निर्माण होता है। आई होप कि आपका एक पॉइंट क्लियर होगा कि अर्धसूत्री और समसूत्री क्या होता है। ठीक है, और अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक बार बता देती हूँ। ओके, सो हम देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होता है। सपोज दैट दिस इज अ सेल, ये क्या सेल है, ये 2n है। ठीक है, और ये एक सेल है जो कि n है। ठीक है, जब बात करें ये अर्धसूत्री की, ठीक है, और ये समसूत्री की। अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो जो एक सेल होता है ना, ये n और ये n, मतलब नाम से पता चला है ना, अर्धसूत्री यानी कि आधे। अर्धसूत्री मतलब आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 2n है तो ये n हो जाता है और एक और n हो जाता है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है 2n होती है, वो क्या हो जाती है, n हो जाती है ओनली। बट समसूत्री में क्या होता है कि समान सूत्री होता है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वनली सेल की संख्या में वृद्धि होती है, ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता गुणसूत्री की संख्या पे। ठीक है, इधर ये n है तो यहाँ भी n ही रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, n ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये आगे तक विभाजन करता रहेगा। ठीक है, ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेल की संख्या इंक्रीज होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही। ठीक है, और अर्धसूत्री में क्या होता है कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, कभी भी अगुणित सेलों में नहीं होता है। यानी कि जो 2n सेल होता है ना, जो 2n सेल होता है सिर्फ उसी में हो सकता है अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये। और समसूत्री में क्या होता है कि सिर्फ ये बस संख्या बढ़ाता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना उम्र है, नो डाउट। ठीक है, ये 2n में भी होता है और n में भी होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है ये n में भी हो जाता है और 2n वाले में भी हो जाता है, बट अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2n में होता है। ये कभी भी n वाले सेल में नहीं हो सकता, यानी कि अगुणित सेल में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, हमेशा होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2n यानी कि द्विगुणित सेलों में। ठीक है, हमारी जो जनन सेल होती है वो क्या होती है, अगुणित होती है।
ठीक है। तो उसमें कभी भी समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं है हमारे जनन सेल में, ठीक है। अंडाणु होता है ना एंड शुक्राणु, तो ये क्या होते हैं, ये एन होते हैं दोनों ही, जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर 2n होते हैं ना। हाँ, फिर भी इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, हमारे जनन सेल में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन नहीं होता, क्योंकि हमें सेल्स की संख्या बढ़ानी होती है, ग्रोथ करानी होती है, ना कि उसके गुणसूत्र में कमी लाना होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हमने देख लिया कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जो समसूत्री होता है वो अगुणित सेल एवं द्विगुणित सेल दोनों में होता है, बट अर्धसूत्री जो विभाजन होता है सिर्फ और सिर्फ 2n में होता है, बिकॉज उसको आधा पार्ट में डिवाइड होना रहता है, इसलिए 2n में होता है। और समसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ 2n और n दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो ये सेल कौन सी है, बताओ 2n है, तो इसमें कौन सी विभाजन होगी, दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ कौन सी होगी, अर्धसूत्री ही होगी। अर्धसूत्री से क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा पहले, फिर अर्धसूत्री सेकंड होगा, ठीक है। अर्धसूत्री जब फर्स्ट होगा तो ये टू सेल में डिवाइड हो जाएगा, और जब सेकंड होगा तो 2 सेल जो होता है 4 में बन जाता है, यानी कि ये n हो जाता है, सब इस पूरा सेल जो होता है n यानी कि अगुणित सेल हो जाता है एकदम। ये 4 अगुणित सेल का क्या बन जाते हैं ये, और किस एंजाइम से जुड़े होते हैं, बताया मैंने कि कैलोज एंजाइम से जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, कैलोनेज एंजाइम चाहिए होगा तोड़ने के लिए। किसी भी एंजाइम्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, तो वही एंजाइम होता है, बस उसके लास्ट में एज लग जाता है, ठीक है। कैलोज एंजाइम चाहिए होता है इसको तोड़ने के लिए। ये ब्रेक डाउन होता है, ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये 3 जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ एक और एक बचता है, ठीक है। और फिर एक में फिर से विभाजन होता है, मैं आगे बताऊँगी आपको। तो यहाँ तक का सिर्फ उसी परागकण के बारे में, परागकण कैसे बनते हैं, ठीक है। क्या स्पोरो बीजाणुजनन उत्तक, इनका उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। अभी हम बात करें परागकण का, परागकण हमने देख लिया परागकण का उद्भव कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होता है। फिर अभी देख रहे हैं हम लोग कि परागकण क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है परागकण का। परागकण को क्या बोलते हैं, जिससे नर युग्मक दबित होता है, क्या परागकण मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना। परागकण क्या होता है, नर युग्मक दबित होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, यू कैन सी हियर। बात करें हम परागकण की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका शेप गोल आकार का होता है ना, देखो ये गोल आकार के थोड़ा सा इसका शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है, मैक्सिमम गोलाकार होता है, बाकी और भी आकार के होते हैं बट मैक्सिमम क्या होता है, गोलाकार होता है। और इसका साइज़ क्या होता है ना, फिर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, कितना, और माइक्रोमीटर होता है, ध्यान से देखो माइक्रोमीटर कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और परागकण एकल केंद्रकीय होते हैं, और टेपिडम कितने केंद्रकीय थे, बहुकेंद्रकीय थे, क्योंकि टेपिडम से क्या मिला था, परागकण को पोषण मिल रहा था, ठीक है। तो परागकण एकल केंद्रकीय होते हैं और टेपिडम क्या होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है। और अलग अलग आकार के भी होते हैं, जाहिर सी बात है कि आकार के बहुत सारे होते हैं बट मैक्सिमम क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। और परागकणों की स्टडी क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ परागकण, क्या, पेलिनोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है परागकण का, कैसे, देखो ये एक्साइन लेयर है और ये इंटाइन लेयर है, इंटाइन लेयर अंदर है और एक्साइन लेयर बाहर ही है, यानी कि एक्साइन को बाहरी को बोलते हैं और अंतर मतलब अंदर को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब खुद से देख के बताओ कि एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंट है, टेल मी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ लेयर। देखो जो एक्साइन लेयर है इसमें ये ऐसा गोल गोल कुछ दिख रहा है, क्या है ये, एक्साइन लेयर जो होता है, बाहर का जो लेयर होता है बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही ज़्यादा, ये कभी टूटता ही नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है बीच बीच में, ऑलरेडी ब्रेक होता है, नेचुरली ब्रेक होता है, ना कि ब्रेक कर सकता है कोई इसमें, ठीक है। बिकॉज परागकण क्या हो सके, बाहर निकल सके, ये क्या होता है, जनन छिद्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परागकण के आउटर लेयर जो होता है ना, कि एक्साइन लेयर जो होता है उसमें क्या होता है, जनन छिद्र होते हैं, ठीक है। और अंतर लेयर में कोई छिद्र नहीं होता है, और ये अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ओके, और ये प्लाज्मा होता है, ठीक है।
सो लुक एट दिस, ये क्या है, एक्साइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर है। एक्साइन यानी कि बाह्य बोलते हैं, इंटाइन मतलब अंतः बोलते हैं। एक्साइन जो लेयर होता है, यानी कि जो बाहर की लेयर तो असतत होता है, कि डिसकंटिन्यूस होता है, ब्रेक करके होता है ना यहाँ, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। और जो अंतर सतह होता है वो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, ये एकदम ऐसे गोलाकार होता है, हियर इज नो एनी ब्रेक। ठीक है, तो बाहरी लेयर में क्या होता है, स्पोरोपोलिन होती है, मैंने बताया कि एक बहुत ही कठोर लेयर होता है जो कि कभी टूटता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक होता है ऑलरेडी। ये बहुत ही हार्ड लेयर होता है और प्रतिरोधी पदार्थ होता है, मतलब कि इस पे हाई टेम्परेचर, एसिड, बेस कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कभी टूटता ही नहीं है, कभी डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है ये। ठीक है, का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। ओके, जीवाश्म ग्रुप में पड़ा रहता है। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, स्टडी करते हैं फ्लावर्स के या फिर किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं, तो क्या उनको कुछ चाहिए होता है ताकि मतलब बहुत ही पुराने टाइम्स के कुछ मिल जाए जिस पर वो स्टडी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो परागकण है ना, ये गिरे रहते थे, मिट्टी में गिर जाते हैं परागकण, तो इनके जो ये ऊपर के जो लेयर होते हैं ना, कभी डिस्ट्रॉय होते ही नहीं है, तो इनकी वजह से इनकी स्टडी संभव हो पाती है। तो परागकणों की स्टडी क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी बोलते हैं। और किसकी वजह से हो पाती है, क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन की वजह से हो पाती है, बिकॉज ये बहुत ही कठोर लेयर होता है। ठीक है, इसकी वजह से बाहरी लेयर बहुत ही कठोर होती है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक। और कौन सा ये पदार्थ कैसा होता है, कार्बनिक या अकार्बनिक, दैट इज कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कैसी पदार्थ होती है ये, कार्बनिक पदार्थ होती है ये। ओके, और बात करें, और ये तो मैंने बता ही दिया कि सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, और पतली परत होती है। और किस चीज़ की बनी होती है, मैंने ये बताया कि जो बाहरी लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बट जो आंतरिक लेयर होती है वो किस की बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिनेस की बनी होती है। किसकी, जो आंतरिक लेयर जो होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिनेस की बनी होती है। ये याद रखना है कि आंतरिक लेयर सेलुलोज एंड पेक्टिनेस की बनी होती है, बाहरी लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है। मैंने इस वीडियो में इतने बार एक चीज़ का नाम मतलब एक ही चीज़ का कई बार नेम ले लिया है कि आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाएगा, आई होप। ओके, सो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का कि परागकण का जीवन क्षमता, महत्व और संरक्षण। इसका जीवन क्षमता क्या है, महत्व क्या, और इसको संरक्षित कैसे करते हैं हम। ठीक है, इसका जीवन क्षमता, महत्व और संरक्षण क्या है। जीवन क्षमता की बात करें तो ये अनाज, क्या, अनाज, गेहूँ, धान, मतलब जो अनाज हम खाते हैं जैसे गेहूँ, धान, इनके परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है, 30 मिनट तक होती है, मतलब 30 मिनट तक जीवित रह पाते हैं, वरना ये फिर डेथ कर जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, SLR, सोलेनेसी, लिलियेसी एंड रोजेसी। सोलेनेसी में कौन कौन आता है, आलू, टमाटर, बैंगन, लिलियेसी में कुछ फ्लावर्स, और रोजेसी में भी फ्लावर्स ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों फैमिली के जो परागकण हैं, ये कुछ मंथ तक जीवित रहते हैं। कितने मंथ तक, कुछ मंथ तक जीवित रह पाते हैं। ठीक है, और महत्व की बात करें, क्या, फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका यूज़ कैसे किया जाता है, परागकणों का, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं परागकण। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के रूप में होता है, एंड टैबलेट और सिरप भी बनाया जाता है इसका। हाँ, टैबलेट एंड सिरप, जो धावक होते हैं ना, जो दौड़ते हैं, हाँ, वो क्या यूज़ करते हैं, ये टैबलेट का यूज़ करते हैं, सिरप का यूज़ करते हैं बहुत ही तेज़ दौड़ने के लिए, जिससे क्या होती है, दक्षता में वृद्धि हो जाती है, हमारे में स्फूर्ति आ जाती है, बहुत ही तेज़ हम दौड़ने लगते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, बाय द परागकण, बिकॉज इसमें सारे मतलब इसमें फ्लावर्स में जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे इस परागकणों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं ना, हनी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो क्या है, एक परागकण का तो रूप है ना। सो परागकण का टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है। ठीक है, और इसके कुछ खराब बातें भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव भी पार्ट्स हैं। क्या, ये पार्थिनियम क्या, एक गाजर घास है जो कि गेहूं के साथ आया था, और ये क्या कि एनर्जी रिस्पॉन्स कर दिया था, किसके लिए, ब्रेंकिएटिक्स और अस्थमा के लिए, और संधि शोथ की बीमारी जो थे इससे ज़्यादा ही बढ़ गए थे। कहाँ थे, विदेशी था ये गाजर घास, कहाँ का है, विदेशी घास है, और गेहूं के साथ ही आ गया था। ठीक है, और इसने एलर्जी जनरेट कर दी थी। ओके, बात कर संरक्षण का, तो परागकणों को कैसे रखा जाता है, क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक से रखा जाता है। कौन सी टेक्निक, इससे क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक से रखा जाता है।
इसको कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे, -96 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको रखते हैं, ठीक है, विथ नाइट्रोजन्स। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ध्यान रखिए -196 है, ना कि आप 196 करके आ जाना, ठीक है। -196 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको संरक्षित करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें ब्यूटी बायोलॉजी क्लासेस को, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें, ओके। और अगर हेल्पफुल हो और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिएगा तो कमेंट भी करें, ओके। बाय, टेक केयर। सो ये थे हमारे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम इसी चैप्टर के ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।